हेलो प्यारे बच्चों, भूगोल में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और फिर उसके बाद सौर मंडल, ग्रहों के बारे में पढ़ लिया। और आज हम अब पढ़ेंगे पृथ्वी और चंद्रमा। साथ ही साथ जो सिलेबस हम लिखवाए हैं उस सिलेबस के हिसाब से आपकी परीक्षा की दृष्टि से उस सिलेबस से क्या क्या आ सकता है उस पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया जा रहा है। परीक्षा में जो जो पूछा जाएगा केवल उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन केवल लिखवा नहीं रहे हैं, समझा दे रहे हैं। जो परीक्षा में आ सकता है वो लिख दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी और चंद्रमा। उसके बाद चंद्रमा की गतियाँ, चंद्रमा की कलाएं, और साथ ही साथ पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ कितने तरह की होती हैं, कैसी होती हैं, पृथ्वी की इस गतियों से क्या क्या घटित होता है। उसके बाद हम लोग जो खगोलीय घटनाएं घटित होती है उसके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे। हालांकि इसको बाद में भी हम पढ़ेंगे जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो आइए हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी और चंद्रमा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया जाए। ठीक, पृथ्वी और जो इंपॉर्टेंट वही रात के समय आकाश में दिखाई देने वाला यह चमकीला पिंड जो बहुत बड़ा दिखाई देता है, तारों से बड़ा नहीं है। हालांकि तारे बहुत दूर हैं इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं, नहीं तो इन तारों की जो साइज है वह सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन वह हमारे धरती से बहुत ज्यादा दूर हैं इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा लाइट यहां से जला रहे हो, तुम्हारी आंखों के पास जाके एक छोटा सा लाइट जला रहे हैं, तो तुम्हें पीछे वाला लाइट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तुम्हारी आंखों को जो रोशनी चाहिए वो उसी से फुल हो जा रही है, इसीलिए पीछे की बड़ी रोशनी आप देख नहीं। तो सेम ऐसे ही है, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हमारे ब्रह्मांड में हैं। ठीक है ना, लेकिन चंद्रमा हमारे बहुत करीब है। चंद्रमा हमारे बहुत करीब है, इसकी दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है पृथ्वी से, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। समझ आ गया? तो हमारे आकाश में यह दिखाई देने वाला बड़ा चमकीला एक पिंड है जिसे हम लोग पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम सैटेलाइट क्या होता है भाई? तो कुछ सैटेलाइट, कुछ उपकरण हमारे पृथ्वी के चारों तरफ भेजे गए हैं जिससे पृथ्वी की समय समय पर तस्वीर हमारे पास भेजी जाती है। पृथ्वी पर हो रहे किसी भी प्रकार के हलचल, कहां सुनामी आ रहा है, कहां कोई घटित हो गया, ये सारी चीजों को जानने के लिए हमने कृत्रिम सैटेलाइट का उपयोग किया है जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर भेजा गया है। और पृथ्वी के कक्षा के बाहर भेजने के लिए एक पलायन वेग होता है, उस वेग के से ही जब कोई चीज भेजी जाएगी तो बाहर जाएगा। ये इंटर में जब आप आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझा गया? तो भेजा गया है, क्यों भेजा गया है कृत्रिम सैटेलाइट? गूगल मैप इस्तेमाल करते हो, ये कहां से आया है? ये सारी कृत्रिम सैटेलाइट फोटो भेजते हैं कि हमारी पृथ्वी की तस्वीर ऐसे है, हमारी पृथ्वी पर ये चीज यहाँ ऐसे है, ये चीज ऐसे है, कहीं जंगल में आग लग गया है तो कृत्रिम सैटेलाइट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो कृत्रिम सैटेलाइट भेजा गया है। और मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है बेटा, तो याद रखना चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह जो प्राकृतिक है। चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति एक बार समझ लीजिए। हम चंद्रमा के बारे में भी पढ़ रहे हैं, अभी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य के चारों तरफ ग्रह पृथ्वी चक्कर लगाता है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। कैसा पथ होता है? दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है बेटा, और जिसके एक फोकस पर हमारा सूर्य है। ठीक है, एक फोकस पर हमारा सूर्य है और उसके दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। समझ में आ गया? ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बेटा? घड़ी के विपरीत दिशा में गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी किस दिशा में गति कर रही है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, जो भी कहे। तो याद रखना सूर्य पूरब से किधर जा रहा है? तो इसका मतलब ये हम बताए थे कि सूर्य अगर पूरब से पश्चिम जा रहा है, ये पृथ्वी है मेरा मुट्ठी और मेरा सर क्या है? सूरज है। अगर ये सूर्य इधर, ये फिक्स है, मान लो सूर्य अगर इधर से इधर जाएगा तो पृथ्वी इधर से यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी। पूछेगा और या फिर ये नहीं देगा तो क्या कर देगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेगा? घड़ी के विपरीत दिशा। सेम इसी प्रकार
पृथ्वी के चारों तरफ मून भी चक्कर लगा रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार लगा रहा है। चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाना, एक चक्कर पूरा करने में जो समय है वह 27 दिन 7 घंटा 48 मिनट लगता है। कितना लगता है बेटा? लेकिन एक स्थान से, मान लो पृथ्वी का कोई ये स्थान था, ठीक है, अब इसी स्थान से यह चंद्रमा को यहां से यहां तक आने में कितना दिन लगा? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट। लेकिन यहां तक आने में चंद्रमा को इतना समय लगता तो है, लेकिन पृथ्वी क्या कर जाती है? वो भी तो अपने अक्ष पे घूम रही है और वो भी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो क्या होता है? पृथ्वी क्या करता है? अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा देता है, ये स्थान घूम के यहां जाता है, जो यहीं पर होना चाहिए था यहां पर होता है। तो चंद्रमा शुरू तो बेचारा यहां से किया, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने में उसी स्थान पर, प्रश्न देगा, उसी स्थान पर मान लो देवरिया के जस्ट तुम्हारे घर पर वो इस समय दिखा, तो अब अगले दिन कब दिखेगा? अगले दिन इतने में तो दिख जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तुम्हारा घर थोड़ा सा और घूम गया है, पृथ्वी यहां तक चली गई है, तो अब ये क्या करेगा? अब यहां तक आने में जो समय लगेगा, अब ये तो पृथ्वी ऐसे घूम गई, तो ये स्थान यहां चला गया, तो अब ये चला तो यहां से, लेकिन यहां तक पहुंचने में इसे उसी स्थान पे पहुंचने में थोड़ा सा अधिक चलना पड़ेगा, थोड़ा सा, यही थोड़ा सा अधिक चलना। क्या होता है? वो एक स्थान पर पुनः पहुंचने में उसी स्थान पर चंद्रमा को कुछ अधिक समय लग जाता है, और यही अधिक समय क्या कहलाता है? चंद्रमास। क्या कहलाता है? और कितना होता है ये नोट कर लो, 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट। ठीक है, प्रश्न क्या पूछेगा? चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट। लेकिन पृथ्वी के किसी स्थान से पुनः उसी स्थान पर पहुंचने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 29 दिन 12 घंटा। तो इसी को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। चंद्रमास कितना होता है? 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट। अब देखो चंद्रमा के बारे में कुछ विशेषता, पश्चिम से पूर्व की तरफ भी एंटी क्लॉक गति करती है और पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम उपग्रह, ये जान लिया। अब जानते हैं चंद्रमा के कुछ बारे में। हमने बता दिया था कि चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता था? 1.25 85 सेकेंड। कौन बोला है? ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता था? 8 मिनट। टेबल आ गया है, ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है ना? 18 पे परीक्षा है। ठीक। अब चंद्रमा के बारे में कुछ याद रखना बेटा, आएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, बहुत दूर है ना सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय? अब देखो चंद्रमा का प्रकाश, देखो यहां तक जाएगा चंद्रमा, तब चमकेगा, तब आएगा। तो ये प्रकाश जा रहा है और फिर चमक रहा है, तो ये दूरी कम है ना। तो देखो सूर्य का प्रकाश तो डायरेक्ट आ जा रहा है, चंद्रमा का प्रकाश जा रहा है फिर यहां से आ रहा है, लेकिन हमें चंद्रमा का प्रकाश पूछ रहा है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 85 सेकेंड और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड। कितना सेकेंड? 500 सेकेंड। मान लो ये प्रश्न हर जगह पूछता है मेरे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बीएड की परीक्षा, टीटी की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, सब में पूछता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। वो 8 मिनट 20 सेकेंड नहीं देगा, वो क्या कह देगा? 500 सेकेंड। 8 छके 48, अब 20 सेकंड और बढ़ा दो, कितना हो गया? 500 सेकंड। याद रखना, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चंद्रमा के बारे में कुछ और बातें जान ले। एकमात्र क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। पृथ्वी और सूर्य क्या ये परिक्रमा करता है? देखो चंद्रमा ये तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी बांधे हुए है ना। मान लो ये मेरा सर है पृथ्वी, हम सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, अब मैं किसको बांधे हुए हूं? अपने में, चंद्रमा। तो मैं घूम रहा हूं तो बेचारा चंद्रमा भी तो घूम रहा है, ठीक है, मेरे साथ घूम रहा है, लेकिन वो भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, हम घूम रहा है, वो भी घूम रहा है। तो यह पृथ्वी और चंद्रमा, कंफ्यूज नहीं होना, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन मेनली किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? तो पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी चंद्रमा पर है, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना है। कितना गुना है? या 6वां हिस्सा है, ठीक है ना। और देखो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तल में नहीं है, ठीक है ना। चंद्रमा अपने अक्ष पे थोड़ी झुकी हुई है। कितना डिग्री झुकी हुई है? 5 डिग्री। कितना डिग्री झुकी हुई है? 5 डिग्री। अभी और जो पढ़ेंगे आगे तो बताया जाएगा कि क्यों नहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है और पूर्ण पूर्णिमा क्यों नहीं होता है, ठीक है। हमेशा क्यों नहीं होता है, यही कारण है। नोट कर लिया। अब देखिए चंद्रकला, चंद्रमा जो भी पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा आप भी जानते हैं कि चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं, किसके प्रकाश से चमक रही है? सूर्य के प्रकाश से चमक रही है। सूर्य के प्रकाश से चमक रही है तो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, और जब पृथ्वी का चक्कर लगा रही है तो वह कोई कला रच रही है। क्या रच रही है? वो कलाकारी कर रहा है, अपने शरीर में कलाकारी करता है। तो मान लो यह सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो पृथ्वी है, ये
अर्थ, तो अर्थ हमने बता दिया कि एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। तो जब बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब किनारे आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण, यही ना। तो देखो जब यहां पे जब सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो यहां पर जब देखोगे तो क्या होगा, हमें चंद्रमा पूरी तरीके से ब्लैंक दिखेगा। क्या दिखेगा? ब्लैंक दिखेगा। अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है ना, पढ़े थे यही ना। देखो इधर मान लो ये लाइट हम मार रहे हैं, बीच में कुछ आ गया तो इस पर प्रकाश दिखेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। और तुम तो इसे ना देखोगे, तुम तो ये देख रहे हो, अब मैं लाइट मार रहा हूं यहां पे, तो ये वाला हिस्सा देख रहा हो पूरी तरीके से ये क्या है, ब्लैक है। उसी को कह दिया जाता है क्या, न्यू मून। क्या कह दिया जाता है? परीक्षा आया था बहुत बड़े पेपर में, इंग्लिश में नहीं दिया था अमावस्या। चंद्र सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, सब कोई जानता है। प्रत्येक अमावस्या का नहीं लगता है, ये भी बता दिया, क्योंकि अपने कक्ष पे झुकी हुई है। क्या है इसका? अक्षीय झुकाव 5 डिग्री अधिक है, ठीक है। लेकिन हाँ लगेगी तो कब लगेगी? अमावस्या के दिन ही लगेगी। अमावस्या मतलब काली रात होगी। क्या होगी? देखो क्या होता है, उधर पृथ्वी, तुम मान लो तुम पृथ्वी हो, तुम देख रहे हो पृथ्वी से खड़ा होके, तुम थोड़ी गए थे ऊपर जाके देखने, तुम पृथ्वी देखो। ये सारी घटनाएं जो भी तुम देख रहे हो बेटा, विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ, विद रिस्पेक्ट ऑफ पृथ्वी के सापेक्ष देखा जा रहा है कोई भी चीज, ठीक है। भूगोल को पढ़ना मतलब अपने आप को धरती पे लगाए, पैर गड़ा लिए हो, बस अब भूगोल समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है, समझो इधर। तो ये वाला हिस्सा चमक रहा है, लेकिन मुझे तो ये वाला हिस्सा दिखेगा ना, आपको तो ये दिखेगा। अब मैं इसे लाइट मार रहा हूं तो आपको तो ये पूरा काला दिखा। अब ये काला दिखेगा तो आप कहते हैं क्या है? अमावस्या है। क्या है? अमावस्या है। और अमावस्या न कह के बड़ी परीक्षा में कह दिया था इंग्लिश में न्यू मून। क्या बोल दिया था? इंग्लिश दे दिया था। और ये इंग्लिश वर्ड एनसीईआरटी में है। फुल मून, फुल मून मतलब पूर्णिमा, वो तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन अमावस्या के इंग्लिश वो क्या दिया था? न्यू मून। अब बताओ, वो तो पूरी तरीके से अंधेरा हो गया तो उसे न्यू मून नाम दे दोगे? न्यू माने जन्म लेता है। हाँ, अब यहां से चंद्रमा जब गति करता जाएगा तो यहां से उसका जन्म हो रहा है। देखो तुम्हारा अंत ही जन्म है, यह सिद्ध हो रहा है, ठीक है। यहां से अब चंद्रमा क्या करेगा, थोड़ा सा अब अगर अपने डायरेक्शन में विक्षेपित होगा तो अब चंद्रमा चमकना चालू हो जाएगा। इतना चमकेगा, फिर इतना चमकेगा, फिर ऐसे ऐसे चमकता जाएगा। समझाया? चमकता जाएगा और तुम्हें उतना हिस्सा दिखता जाएगा। यही देखते हो तुम लोग त्योहार, जो मुस्लिम लोगों भाइयों का त्योहार होता है तो चांद कटा होता है, ठीक है। वो कटा कटा चांद दिखाई देता है, वो क्या है, कौन कला दिखा रहा है? चंद्रमा कला दिखा रही है। और वो कला कैसे दिख रहा है? और बस उतने हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। तो उतना हिस्सा हमें दिख रहा है, बाकी हिस्सा नहीं दिख रहा है। और धीरे धीरे पाओगे तो आधा चांद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आधा चांद दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा। फिर आगे बढ़ोगे तो कटा कटा हिस्सा दिखाई देगा, फिर देखोगे तो एकदम पूरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो 15 दिन ये होता है, और 15 दिन यहां से यहां तक की घटना 15 दिन, यहां से यहां तक की घटना 15 दिन, ठीक है। तो ये प्रथम पखवाड़ा 7 दिन और द्वितीय पखवाड़ा 7 7 14 14 15 और 15 7 22 या 23 जो भी ले लो, ठीक है। समझ में आ गया? तुम्हें पता है ऊपर शुक्ला जी नीचे और कृष्णा जी, तो ये कृष्ण पक्ष और ये शुक्ला जी नीचे से क्या कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं भाई। ऊपर कौन है? कृष्णा जी। कृष्णा जी कौन है? ऊपर है। तो याद रखना शुक्ल पक्ष और ठीक है। तो फुल मून के बाद क्या आएगा? 7वें दिन, सप्तमी या अष्टमी को, सप्तमी या अष्टमी को लिख लो, पढ़ा जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया चंद्रमा की कला? स्टार्ट कहां से होता है? न्यू मून से, अमावस्या से। अमावस्या के लिए याद रखना क्या? न्यू मून। और वो फिर फुल मून बनता है, और फिर उसके बाद न्यू मून फिर से बनता है। ये सभी घटनाएं 1 माह में होती है। यही कहा जाता है कि 1 महीने में 1 पूर्णिमा और 1 अमावस्या होता है। समझ आया? हो रहा है ना? 14 15 28 दिन का मान लेते, 14 नोट कर लीजिए फटाक से। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, और इन गतियों के कारण हमारे ब्रह्मांड या सौर मंडल में एक खगोलीय घटना घटित होती है। उसको अगले स्लाइड में जाना जाएगा, जो अलग अलग नामों से विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हुई, जो अलग अलग नामों से जाना गया, और वह परीक्षा में तरह तरह के क्वेश्चन पैदा करता है। और यह बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस एक अपने आप को अदृश्य तरीके से समझ में जब डाल दोगे तो ये घटनाएं बहुत आम लगेंगी। अरे हाँ ऐसा है तो है, ऐसा है तभी तो ऐसा है, और ये ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है।
तो ये घटनाएं ऐसे घटित हो रही हैं, इसके पीछे जो रीजन है बहुत सरलता से समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो भी घटनाएं घटित हुई उसका जो आधार है क्या है, पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति। हमने बता दिया कि हमारे जो भी खगोल शास्त्री हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सूर्य गति नहीं कर रहा है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, वो किसी और आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। लेकिन हम कोई भी भूगोल जो भी विषय लिखे हैं, भूगोल का विषय, वह भूगोल का विषय इस संदर्भ में लिखा गया है कि सूर्य क्या है, स्थिर है। सूर्य क्या है, भूगोल का जन्म ही सूर्य को स्थिर करके हुआ है और पृथ्वी से देख रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। जो भी खगोलीय घटनाएं हैं उसमें पृथ्वी को क्या किया गया है, आधार माना गया है, और कांस्टेंट किसको किया गया है, सूर्य। समझ में आ गया। अब आइए हम पृथ्वी की गतियां समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियों में बहुत कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सरलता से समझाते रहे हैं। पृथ्वी की गति दो तरह की है, एक थोड़ा, हाँ ये देखिए हमारा ये क्या है, ग्लोब है। क्या है ये बेटा, ग्लोब और मानचित्र दोनों अलग अलग चीजें हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, जब आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, ग्लोब, ग्लोब मतलब क्या, किसी भी बिंदु, किसी भी स्थान को पृथ्वी जैसी है उसी के द्वारा एक छोटा सा प्रतिरूप तैयार करके पृथ्वी का उस पर अंकित कर दिया गया है, उसे ग्लोब कहा गया है। मैप क्या होता है, मैप क्या कहा गया, एक 2D फॉर्म में, एक 2D फॉर्म में इसको क्या किया, पृथ्वी को काट दिया गया, फिर इसको क्या कर दिया गया, फैला दिया गया। क्या हूबहू दिखता नहीं है, लेकिन हाँ जो भी स्थान है उसको एक डाटा देकर कि 5 सेंटीमीटर मतलब 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर, अपने अनुसार डेटा तैयार करके एक फॉर्मेट तैयार कर दिया गया है। क्यों, कहीं भी ले जाए। अब इसको कहीं भी ले जा सकते हैं क्या, नहीं ना, लेकिन अगर मानचित्र है तो क्या, उसको कहीं भी मोड़ के पॉकेट में रख लेंगे, कहीं भी रख लेंगे, लेके चले जाएंगे। ग्लोब था, क्या जरूरत था मैप बनाने का, तो साहब ग्लोब को ले जाने के लिए एक आदमी चाहिए, उसको पकड़ के ले जाएगा। मान लो तो छोटा है, बहुत छोटे छोटे बनाया जाता है, तो छोटा छोटा बनाया जाता है तो सब तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन हाँ ग्लोब तो बहुत बड़ा है, तो ग्लोब को ले जाने के लिए कहीं भी एक आदमी चाहिए। चलो बाबू बढ़िया पीछे हम पकड़ ले, हम गाड़ी चलाते तो पकड़ लो। मानचित्र को ले जाने के लिए अकेले काफी है, तुरंत अपने डब्बे में रखेंगे, बैग में रखेंगे, कॉपी में रखेंगे, चल देंगे। तो मानचित्र का बनाया जाना इसलिए था। मानचित्र हम एक खाका तैयार कर देते हैं, एक पैमाने के आधार पर हम सबको बांट देते हैं। ठीक है, तो मानचित्र और ग्लोब में ये अंतर है, ये हूबहू वैसा ही है, और मानचित्र क्या है 2D फॉर्म है, ये 3D फॉर्म है। देखो 3D है, क्या है ये, आगे पीछे ऊपर नीचे सब है, देखो दिख रहा है। तो आओ ये ग्लोब से समझते हैं, पृथ्वी की गतियां ग्लोब से आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन मैप से नहीं। देखो पृथ्वी ये हमारी है, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी माना जाता है, देखो हमने कह दिया किताब में जो भी लिखा है वह एक तरह से एक खोज के द्वारा लिखा गया है। रिसर्च चलता रहता है और मान्यताएं सिद्धांत खत्म होते रहते हैं। जरूरी नहीं है जो बात कह दिया गया है वो बात सही है। ठीक है, कापनिकस साहब की भी बात अब गलत होती जा रही है, ऐसे ही अन्य सारी चीजें गलत होती जा रही हैं। तो कोई भी बात अभी पूरी तरीके से सच, लेकिन जब तक सच का पिटारा नहीं खुल रहा है तब तक जो बात कही गई उसको सच मानना है। तो पृथ्वी हमारी मानी जा रही है कि पृथ्वी, और देखो पृथ्वी का झुकाव और बढ़ता ही जा रहा है, झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी अभी इस समय मानी जा रही है, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव पूछता है, यह हो गया अक्षीय झुकाव, एक्सियल टिल्ट। देखो पृथ्वी को ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ऐसे है। एक्सियल टिल्ट इसका देखो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे है, 23.5 डिग्री है। लेकिन कक्षीय झुकाव ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये है ऐसे 66 डिग्री है। कितना है, 66.5 डिग्री है कक्षीय झुकाव, और 23.5 डिग्री एक्सियल टिल्ट है। ऑर्बिटल टिल्ट कितना है, 66.5, और एक्सियल टिल्ट है 23.5। याद रखना, आपसे पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, 23.5। अपने कक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, याद रखना। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, माना जा रहा है कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यह अपनी जो गति है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, ऐसे कर रही है। कैसे कर रही है, और ऐसे ये गति कर रही है। ठीक है, और अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में क्या हो जाती है, एक बार घूम जाती है। 24 घंटे में एक बार, ठीक है, वही ना 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। तो ऐसे जब घूमेगी अपने अक्ष पर, देखो ये फिक्स है, अपने अक्ष पर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव फिक्स है। अब अपने अक्ष पर अगर घूमेगी तो यह 24 घंटा लगता है, और इसकी वजह से मान लो ये सूरज है, मेरा क्या है, खोपड़ी मान लो मेरा सूरज है। अब मान लो ऐसे घूम रहे थे, यहाँ पे मैं लाइट दूंगा तो इतना दूर तो दिन दिखेगा। अब ऐसे है तो मान लो यहाँ तो नहीं दिखेगा ना, अब इतना दूर तो पूरा लाइट दिखेगा तो दिन रहेगा, और इतना दूर
रात होगा, अब ये धीरे धीरे, अब इधर दिन, अब इधर दिन, अब इधर दिन, अब उधर रात, अब इधर दिन, अब उधर रात, अब इधर दिन, उधर रात, अब इधर दिन, उधर रात। तो ये दिन और रात का जो खेल है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। किसके कारण है बेटा? तो घूर्णन को ही कहा जाता है दैनिक गति। क्या कहा जाता है बेटा? तो पृथ्वी की दो तरह की गति है, एक घूर्णन गति है। घूर्णन गति का मतलब अपने अक्ष पर घूमेगी, और अपने अक्ष पर जब घूमेगी तो इसी को नाम दे दिया गया है परिभ्रमण। क्या कह दिया गया है? इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, याद रखना परिभ्रमण और परिक्रमण में। परिभ्रमण छोड़ दो, खाली परिक्रमण से याद करो। परिक्रमण कैसे लिया जाएगा? कहीं पूजा पाठ होता है, हवन वन होता है, तो हवन होता है तो कहता जा बाबू परिक्रमा लगा लो। क्या कर लो? कुंड का क्या करो? परिक्रमा लगाओ। तो परिक्रमा कैसे करते हो? चारों तरफ घूमते हो। आखिर अपने जगह ये घूम लेते हो, ऐसे घूम लिया हो गया परिक्रमा? नहीं ना, किसका चक्कर लगाते हो? कुंड का चक्कर लगाते हो। किसका लगाते हो? तो उसी तरह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है बेचारा पृथ्वी, बेचारी पृथ्वी। तो इसको क्या कहा गया? परिक्रमा। क्या कह दिया गया? परिक्रमा कर। अब ये परिक्रमा है तो यानी कि अगर ऐसे घूम रहा है तो परिभ्रमण। अब कंफ्यूज कर देगा वो, घूर्णन भी नहीं देगा, दैनिक भी नहीं देगा, कह देगा परिभ्रमण की परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, परिभ्रमण की परिक्रमण की, दोनों की कोई नहीं। परिक्रमण, परिक्रमण, परिभ्रमण। परिक्रमण मतलब परिक्रमण मतलब परिभ्रमण मतलब अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ। आज जब सूर्य के चारों तरफ घूमोगे तो क्या हो जाएगा? परिक्रमा। क्रमा, परिक्रमा मतलब वही पूजा मंदिर याद आ जाए। ठीक है, याद रखना, यही पूछता कंफ्यूजन। और इसी परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं, और इसी दैनिक गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन। अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है, और अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। जैसे देखो ये मेरा सर सूर्य हो गया, ये अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, तो काम ही है घूमना, लेकिन इसका काम ये भी है करना। तो ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है। जब ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे जब घूमती है, तो यही चीज कहलाता है क्या? पृथ्वी का परिभ्रमण, परिक्रमण, सॉरी परिक्रमण। क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों तरफ जब घूमेगी तो क्या होता है? समझो अब इधर, सूर्य अपने अक्ष पर जब घूमेगी तो दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं बेटा? और आपको भी पता है कि दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, 12-12। लेकिन ये 12 घंटा कहां होता है? हर जगह नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है। तो ये 12-12 घंटे का नहीं होता है, यह चीज समझा जाएगा इसमें। कभी उत्तरी ध्रुव में दिन बड़े होते हैं, तो कभी दक्षिण, जब उत्तरी ध्रुव में दिन बड़े होंगे तो दक्षिणी ध्रुव में रात छोटी होगी। हमारे यहाँ ठंडी में रात क्या होती है? बड़ी होती है। ये इधर समझा जाएगा, ये अपने अक्ष पे झुके हैं। इसीलिए क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है और अक्ष पर घूमकर चारों तरफ घूमती भी है, तो इस कारण से ध्रुवों पर 6 महीने रात, 6 माह, 1 साल 12 महीने का होता है, 1 साल 12 महीने का होता है ना, तो 6 माह ध्रुवों पर दिन ही नहीं होता है, और 6 माह एक जगह रात ही रात होता है, और एक जगह दिन ही दिन होता है। 6 महीना दिन दिन होगा, खाली सूरज दिखेगा। ठीक है, और 6 महीना तो पूछ दिया जाएगा प्रश्न, 6 महीना दिन और 6 महीना रात कहां होता है? विषुवत पर, ध्रुव पर, कहीं नहीं। और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हमेशा कहां होता है? विषुवत रेखा पर, एकदम कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। यह समय बदलने के साथ साथ क्या होता है? कभी दिन बड़ी तो कभी दिन छोटी। तो दिन और रात समझ में आ गया? पृथ्वी के किस गति के कारण? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया रेगुलर मोशन, दैनिक गति। अब आ जाओ वार्षिक गति। वार्षिक गति को समझते हैं, परिक्रमण है और यह पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। यह चक्कर कितने दिन में होता है? 365 दिन, 5 घंटा 40 मिनट 46 सेकेंड। अब इसको कुछ नहीं मान के क्या 366, लेकिन मान लिया गया है 365, घटा दिया गया है। और इसको क्या कर दिया जाता है? इसको जोड़ के क्या कर दिया जाता है? चौथे साल इसी को क्या कर दिया जाता है? 3 साल जोड़ो, 5 घंटा में 5 पांति आई, इसमें सब में जोड़ोगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, वही अगले साल ऐड हो जाता है, वही हो जाता है लीप वर्ष। क्या हो जाता है? और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का हो जाता है? 29। समझ आया? यही 1 दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसमें जोड़ना तुम लोग 5 में 3 साल जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5 तिहाई। ये भी तो है, मिनट भी तो है, तो ये सब करके आ जाएगा चौथे साल 1 दिन, मतलब 24 घंटा का समय मिलेगा। कितने घंटे का? और वही क्या हो जाता है? हम बाकी सब साल को 365 दिन का मान लेते हैं, और लीप वर्ष को 300, जो फरवरी 29 का हो जाता है। तुम्हारे मैट में भी पूछता है, कोई दिक्कत? समझ आ गया? तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं वैसे पूछे तो 365 दिन, लेकिन अगर रियल में पूछ दिया जाए तो कितना होता है? इतना। ठीक है, कोई दिक्कत?
अब आइए समझते हैं कि पृथ्वी का जो परिक्रमण से क्या होता है, लिख लो बेटा, ऋतुएं बदलती हैं। क्या बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं। अपनी कक्ष पर तो घूम ही रहा है, अपनी अक्ष पर, लेकिन वह अपने पथ पर भी घूम रहा है, अपने ऑर्बिट में भी घूम रहा है। तो इसके कारण से ऋतु बदलता है। कैसे होता है? मान लो ये कर्क रेखा है। क्या है ये बेटा? देखो ये विषुव बोला जाता है, ठीक है, इसे विषुव बोला जाता है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में क्या बोला जाएगा? बसंत विषु, और दक्षिणी ध्रुव में क्या बोला जाएगा? शरद विषु। यहाँ पर देखो उत्तरी ध्रुव में शरद विषु बोला जाएगा। देखो बसंत में पौधे नई पत्तियां देते हैं ना। अब गर्मी स्टार्ट होगा, ठंडी के बाद का समय, यही ना होता है, बसंत, पत्ते झड़ जाते हैं। तो यही उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? ठंडी के समय में देखो शरद आ जाता है, ठंडी से पहले, ठीक है। और फिर गर्मी में क्या हो जाता है? बसंत। गर्मी शुरू होने से पहले क्या होता है? बसंत आता है ना। पत्तियां क्या हो जाती हैं? पेड़ से गिर जाती हैं, अब नए पत्ते जन्म लेते हैं। यही माना जाता है हमारे हिंदू उसमें कि बसंत ऋतु से नया साल शुरू होता है, माना जाता है ना। तो देखो इसी को कहा जाता है विषु। क्या बोला जाता है? तो उत्तरी ध्रुव में बसंत विषु होता है कब? 21 मार्च। 21 और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ये दक्षिणी गोलार्ध है ये। अब ये गोलार्ध भी है ना, समझो इधर ये पृथ्वी है, तो ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है? ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। कोई तुमसे पूछे भूमध्य रेखा की विषुवत रेखा, तुम क्या बोलोगे? नहीं, विषुवत रेखा। हम पढ़े लिखे हैं, अब भूमध्य नहीं बोलेंगे। भूमध्य मतलब भूमध्य, वो एक बना दिया गया है, लेकिन इसका असली कैरेक्टर क्या है? हम इसके तापमान, हम इसके स्थान, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम इसे विषुव बोल रहे हैं, ठीक है। अब भूमध्य मतलब कुछ नहीं जानते, नहीं बीच से काटी नहीं गया ना। भूमध्य, भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच, पृथ्वी का मध्य, ये तो कोई भी बोल देगा, लेकिन इसको क्या बोलोगे? विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के ऊपर क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। क्यों? यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। यह क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। क्या है बेटा? दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिण का गोलार्ध, गोलार्ध माने आधा गोला, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। अब इधर ऊपर उत्तरी गोलार्ध की तरफ 23.5 डिग्री पर पूछा जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा है। मेरे बच्चे यही पूछेगा, 23.5 डिग्री साउथ, यस, उसको यस बोलेगा और इसको यन बोल देगा, ठीक है। तो क पहले आता है, क पहले आता है ना। अब बात का बाहर में जाए, क से मतलब है तो क पहले आता है, तो क ऊपर रहेगा, अब बाकी तो कर को ऊपर है या मकर, याद रखना। बीच में 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य। अभी पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर तब समझेंगे, लेकिन इतना बात समझ लो। तो भूमध्य या विषुव रेखा क्या बोलते हैं इसको? तो पृथ्वी जब एकदम विषुव पर होती है, एकदम सीधे एकदम होती है, तो पूछ दिया जाता है कि किस तारीख को सूर्य की रोशनी डायरेक्ट एकदम भूमध्य रेखा पर पड़ती है, विषुव रेखा पर पड़ती है? तो 21 मार्च। कब पड़ती है बेटा? एक कौन सा है? 23 सितंबर। क्या है? एकदम डायरेक्ट पड़ेगा उस पर, ठीक है, एकदम डायरेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा? पृथ्वी ऐसे ही तो घूम रही है, अपने अक्ष पर भी तो घूम रही है और ऐसे भी तो बढ़ रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध की तरफ दिन बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा बेटा? और पृथ्वी ऐसे बढ़ेगी। अब क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषु बोल दिया जाता है, पत्ते गिर जाएंगे। तो तुम पाओगे कि मार्च आते आते पूरे पेड़ के पत्ते क्या हो जाते हैं, और अप्रैल से नए पत्ते आने लगते हैं। अब धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब ये वाला हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध मतलब अभी ऐसे है पृथ्वी, ये मेरा सर है। अब ये पृथ्वी ऐसे है, उत्तरी गोलार्ध में सीधे मैं धूप दे रहा हूं और यहां टेढ़ा दे रहा हूं। ये जान लेना, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री, यहां पर हमेशा प्रकाश मिलेगा। छोट बड़ हो सकता है, छोट बड़, और यहां पर भी और मिलेगा, तिरछा मिलेगा, पढ़ेंगे। और शीत कटिबंधी क्षेत्र, ठीक है ना, यहां पर भी मिलेगा। लेकिन यहां पर एकदम अब 6 महीना ले सूरज भगवान दर्शने नहीं देंगे, लेकिन फिर अब ये टिल्ट होगा, अब यहां पर सूरज दिखेगा और यहां नहीं दिखेगा, ठीक है। तो याद रखना 23.5 डिग्री क्यों कह रहा है? 23.5 यहां पर सीधा प्रकाश हमेशा पड़ता है, सीधा प्रकाश 12 महीना पड़ेगा। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री इसके बीच में तो हमेशा पड़ेगा। अब यहां पर अंतर पड़ता है, जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर की तरफ बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि इधर हमेशा 6 महीना दिने रहेगा, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब सूर्य पहुंच जाएगा तो, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, और फिर 21 जून को पाओगे कि सूर्य एकदम कहां पर आ गया? कर्क रेखा पर। कहां पर आ गया बेटा? इसी को कहा जाता है कर्क संक्रांति। और इसी दिन हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं? योगा दिवस। क्या मनाते हैं? 21 जून को, याद रखना, कर्क संक्रांति। अब बताओ 21 जून के ही दिन को योगा दिवस क्यों ढूंढा गया? क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक ऊर्जा मिल रही है और प्राप्त करें उस ऊर्जा को, बाहर निकले सुबह सुबह, ठीक है। अब देखो
अब पृथ्वी अब क्या होगा, अब पृथ्वी और भागते भागते जाएगी और फिर वो क्या हो जाएगी, और सूर्य क्या होगा, अब कर्क रेखा से किधर जाता जाए, हालांकि सूर्य नहीं जा रहा है, पृथ्वी अब थोड़ा सा टिल्ट होती जाएगी, फिर टिल्ट होती जाएगी और फिर सूरज कहां पहुंच जाएगा, एकदम विषुव पर। कहां पहुंच जाएगा, 23 सितंबर पर। अब देखो 23 सितंबर के समय उत्तरी गोलार्ध में शरद आ जाएगा, मतलब अब ठंडी का महीना चालू होने वाला है। अब और दक्षिणी गोलार्ध के लोग कहेंगे वाह वाह पतझड़ आ गया, अब नए नए पत्ते आएंगे, अब यहां पे पतझड़ होगा, बसंत ऋतु आएगी, नए नए पत्ते खिलेंगे। ठीक है, अब इधर 6 महीने दिन अब बढ़ने लगेगा, अब इधर दिन बढ़ने लगेगा और रात छोटी होती जाएगी, और इधर क्या होगा, अब रात बड़ी होती जाएगी। क्या होती जाएगी, रात बड़ी होती जाएगी और दिन छोटा होता जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता जाएगा और रात। तो देखो अब पृथ्वी ऐसे बढ़ेगी, ऐसे पृथ्वी बढ़ेगी। अब क्या आएगा, मकर संक्रांति। क्या आएगा बेटा, जिसे मनाते हो ठंडी, नहीं पापा मकर संक्रांति, ठंडी मान लो ठंडी आ गया, कोई दिन से नहा रहे हो तो मकर संक्रांति मना दिया बेटा, अंतिम समय है, नहा लो यार, अब धीरे धीरे धूप आएगी, अब प्रैक्टिस करो नहाने का, वही कहा जाता है, अब प्रैक्टिस में ला दो, अब धीरे धीरे हमारी तरफ धूप अब बढ़ रही है, अब कोई दिक्कत, अब धीरे धीरे धूप बढ़ेगी, अब नहा लो, अब प्रैक्टिस में डाल लो, धीरे धीरे नहाना है, धीरे धीरे कपड़ा सूखेगा, कोई दिक्कत, पहले के लोग क्यों नहीं नहाते थे। ठीक है, तो मकर संक्रांति कब आएगा बेटा, अब 22 दिसंबर को देखो ठंडी बहुत पड़ती है, अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धूप चालू होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, वैश्विक तापन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापन में पूरी तरीके से चेंजिंग आ चुका है, और इसका कारण कौन है, हम। ठीक है, अब धीरे धीरे फिर से पृथ्वी पड़ेगी और फिर से विषुवत रेखा पर क्या आ जाएगा, धूप आ जाएगा, और फिर से उत्तरायण होने लगता है। क्या होने लगता है, यहां से सूर्य उत्तरायण होने लगेगा, उत्तरायण होने लगता है, और यहां से दक्षिणायन। समझ आ गया, कोई दिक्कत, चलो नोट हो गया। तो समझ में, इससे क्या हो गया, ऋतुएं बदल रही है। क्या बदल रही है बेटा, ठंडी आ रहा है, फिर बसंत आ रहा है, ठंडी आ रहा है, क्या हो गया, बसंत आया, फिर गर्मी आया, फिर उसके बाद शरद आया, फिर उसके बाद ठंडी आया, फिर उसके बाद शरद आया। इससे क्या हो रहा है, ऋतुएं बदल रहा है। तो पृथ्वी के वार्षिक गति या परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलती हैं, और परिभ्रमण गति या घूर्णन गति के कारण दिन और रात का छोटा या बड़ा होना ये दर्शाता है। समझ आ गया, चलो नोट कर लो। हाँ, अब देखिए बेटा, अब जो भी हम लोग देखे हैं परिक्रमण और परिभ्रमण, तो परिक्रमण में हम देख रहे थे मौसम बदल रहा था, और परिभ्रमण में हम देख रहे थे कि दिन और रात हो रहे थे। तो दिन और रात का होना यह कहलाता है, और दिन और रात का छोटा या बड़ा होना। ठीक है, छोटा या बड़ा कैसे हो रहा था, जैसे जैसे वो क्या कर रहा था, परिक्रमण कर रहा था ना। अब देखो इसी परिक्रमण के कारण हमारे सौरमंडल में बहुत सारी खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं। क्या होती हैं, अब जो भी खगोलीय घटनाएं घटित होंगी वो हम इससे समझ लेंगे। अभी हमने आपसे क्या कहा, दिन और रात हो रहे थे, लेकिन दिन और ऋतुओं का बदलना और दिन और रात का छोटा या बड़ा होना कैसे होता है, परिक्रमण के कारण। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, मान लो ग्रीष्म ऋतु का समय है, बताइए कि ग्रीष्म ऋतु का समय है, बताइए कि ये भारत है। क्या है ये भारत है। ग्रीष्म ऋतु का समय है, आपको भी पता है कि कर्क रेखा ऐसे जाती है, ग्रीष्म ऋतु का समय है। और मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु का समय है, आपसे पूछ दिया जाए कि कर्क रेखा पर होगी, तब तो कोई बातें नहीं है, दिन और रात एकदम बराबर होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी हमारी अभी अभी उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रही है, तो पूछा जाएगा कि बताना चेन्नई में दिन बड़ा होगा कि जम्मू में दिन बड़ा होगा। अभी अभी प्रवेश कर रही है, तो अभी अभी सूरज जब प्रवेश कर रहा है, कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहा है, तो जम्मू में ना दिन, चेन्नई में ना बड़ा होगा, और इधर क्या होगा, दिन छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे वापस लौटेगी तो क्या होगा, ठंडी का जब समय आएगा तो चेन्नई में दिन बड़ा होगा और जम्मू में दिन। तो प्रवेश करने में और लौटने में भी सेम यही होता। ठीक है, तो आइए ये सब चीजें आपसे हालांकि नहीं पूछेगा, अगर दिमाग लगाने, जैसे आपसे पूछ दे कि निम्न में से बताइए किस देश में गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पूछ देगा। ठीक है,
तो ये कैसे, जब तुम पृथ्वी की वार्षिक गति को अच्छे से जानते हो तब ना। उत्तरी गोलार्ध में सूरज है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में अगर सूरज है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बताओ। अगर उत्तरी गोलार्ध में सूरज है तो दक्षिणी गोलार्ध वाले क्या कर रहे होंगे, अब उधर सूरज का धूप नहीं मिला तो क्या होगा, कांप रहे होंगे बेचारे। लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हो ना, तो उस समय हम कांप रहे हैं, तो नीचे वाले बड़े मस्ती में होंगे, बड़े तो नीचे क्या है, दक्षिणी है ना ऑस्ट्रेलिया, और रूस, चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका, ये तो उत्तर गोलार्ध में है। ठीक है, तो बहुत ऐसे क्या, पर जब मैप को सब समझे रहोगे तो आसानी से कर लोगे। तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ दशहरा, अगर पूरे विश्व में दशहरा मनाया जा रहा है तो गर्मी में दशहरा कहां मनाया जा रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, चीन, क्योंकि हम लोग ठंडी में होते हैं ना। होली गर्मी में अगर मनाया जा रहा है तो बताओ ठंडी में कहां मनाया जा रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया। हम लोग होली किस में मनाते हैं, अब गर्मी चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे समझोगे, इसी वार्षिक गति को जब समझे रहोगे। तो आओ, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण या चंद्रमा के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण कुछ खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं जो एक विशेष तौर से देखी जाती है। उसको भूगोल में क्या कर दिया गया, एक टॉपिक बढ़ा दिया गया। बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। देखो सूर्य ग्रहण, क्या नाम दे दिया गया, सूर्य ग्रहण। क्या था, इसे बोला जाता है, एक ही लाइन में अगर है तो इसको क्या बोला जाता है, एक ही लाइन में अगर है तो इसको कहा जाता है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का एक ही लाइन में होना क्या कहलाता है, सिजगी। क्या कहलाता है, सिजगी कहलाती है, याद रखना, पूछा जाएगा। देखो जब सूर्य ग्रहण की परिभाषा समझ लो, फोटो से ही बनेगा परिभाषा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है, क्योंकि पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, चंद्रमा किसका चक्कर लगा रही है, तो ये तो ऐसे लगा रही है और ये ऐसे लगा रहा है, तो घूमते घूमते बेचारा क्या करता है, जब यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो चंद्रमा की छाया पड़ी है, सब भूल जाओ। मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं और मैं यहां से देख रहा हूं तो दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, अब इतना दूरिया तो काला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इतना दूरिया काला दिख रहा है, और इसी काले को नाम दे दिया मैंने सूर्य पर ग्रहण लग गया। हम बड़ा बेईमान आदमी है, हम पर धरती वाले। ग्रहण सूर्य पे नहीं लगा, ग्रहण तुम पर लगा है। लेकिन तुम देखो, तुम बड़ा शातिर आदमी हो, तुम चंद्र ग्रहण बोल सकते हो लेकिन धरती ग्रहण नहीं बोल रहे हो। इसका नाम वास्तव में क्या होना चाहिए था, धरती। छाया किस पे लग रही है, धरती पर। लेकिन जैसे कैसे पता चलेगा, जब तुमको चंद्रमा पर भेजेंगे तब। लेकिन चंद्रमा पर तो तुम गए नहीं, तो तुम बड़ा शातिर आदमी निकले, तुम उसका नाम दे दिए क्या, सूर्य ग्रहण। अब उस पर काला धब्बा दिख रहा है। अरे बड़ा लंबा थोड़ा धब्बा देखना है तो जाओ धरती पर, धरती पर पूरा छाया पड़ा हुआ है। और तुम सूरज को देखते हो तो थोड़ा सा दिखता है तो कहते हो सूर्य ग्रहण। आ ग्रहण कैसे याद करना है, लागत तो ग्रहण आइल बा, ग्रहण छाइल बा तुहार, समझ में आ गया। ग्रहण मतलब काला धब्बा, काला धब्बा। तो हम यहाँ पर बैठ के देख रहे थे तो यही, अरे बाप रे भैया ले तो करिया दिखता है, लेकिन वास्तव में सूर्य पे कोई धब्बा नहीं है, धब्बा तो कहीं नहीं है, छाया है। क्या है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, तो चंद्रमा तो क्या होता है, सूर्य कुछ दूर पर क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए गए, सूर्य ग्रहण। एक जनरल सामान्य सी घटना है भाई। अब मान ले यहाँ पर हम खड़े थे, हम देख रहे हैं सूरज को रोज देख रहे हैं, सूरज को रोज देख रहे हैं, कोई बाधा नहीं आ रही। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बेचारा हमारी तरफ एक घूम रहा है, वो बीच में आ जाएगा। तो जब बीच में आ जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात है, जब घूम रहा है तो एक दिन तो आएगा ना करेगा। तो एक दिन आ गया, कुछ समय के लिए आएगा, तो वही कहा जाता है कि यहां इतने बजे देखा जाएगा। भारत से यह देखा नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी है, चंद्रमा अपने ज्यादा झुकी है ना। तो यही कारण है कि यह जब भी आएगा अमावस्या को आएगा। क्या आएगा, अमावस्या। और अमावस्या को हमने क्या दिया, न्यू। याद रखना, न्यू नाम दिया है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण कभी भी लगेगा तो कब लगेगा बेटा, अमावस्या के दिन लगेगा। और याद रखना, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगे यह आवश्यक नहीं है। कोई तुमसे पूछे क्यों बच्चे, तो बता देना कि क्योंकि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही तल में नहीं है। चंद्रमा अपने तल एक्सिस पर ज्यादा झुकी, उसका कक्षीय झुकाव ज्यादा है। लेकिन हाँ, जब भी होगा अमावस्या के दिन ही होगा। अमावस्या के दिन क्या होगा, वो जब होगा तो अमावस्या तुम कह देते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसे आप नाम दे दिए क्या, सूर्य ग्रहण। लेकिन असली नाम होना क्या चाहिए था, पृथ्वी ग्रहण। नहीं सटीक बैठ रहा है, धरती ग्रहण। ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं लूनर इक्लिप्से। लूनर
ये सोलर इक्लिप्स से बोला जाता है इंग्लिश में, मत जानो। लूनर इक्लिप्स से बातें हैं, क्या होता है भाई, एक बार ऐसा भी आएगा कि जब ये बेचारा इसका चक्कर लगा रहा है, तो एक बार ऐसा भी आएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है, ठीक है, समझ में आया, तो क्या होता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। अब देखो यहां पर बदल गया मामला, अब पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही है, तो अब पृथ्वी की छाया जब इस पर पड़ रही है तो ये हिस्सा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, छाया पड़ रहा है, और दिखना तो चाहिए था पूरा पूरा, लेकिन उस दिन क्या हो गया, उस पर छाया दिख रहा है, अब उस पर धब्बा लगा दे रहे हैं। जैसे क्या है, अपनी गलती किसी को दिखती, हमेशा दूसरे की गलती देखेगी, अपना धब्बा नहीं दिख रहा है, बेचारे चंद्रमा का इतना चमकीला आदमी, उस पर धब्बा लगा दे रहे हैं हम लोग। तो क्या हो गया, अब जब छाया हमारी छाया इस पर पड़ी तो इसको हमने क्या नाम दे दिएगा, चंद्र ग्रहण। यह हर प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगेगा, लेकिन पूर्णिमा को ही, सेम रीजन, एक ही तल में, कोई दिक्कत, याद रखना। चंद्र ग्रहण कब लगता है बेटा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को, और तुम्हें पता है एक महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, लेकिन अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगेगा। अब आते हैं एक और टॉपिक पर, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा जल्दी से खत्म कर लेते हैं। उपसौर अपसौर उपभू अपभू। देखो पृथ्वी और सूर्य का खेला है, पृथ्वी और सूर्य का किसमें, किसमें, परिक्रमण में, किसमें बेटा, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो हमने कहा कि दीर्घवृत्ताकार पर घूम रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी, दीर्घवृत्ताकार मतलब क्या, ये पथ यहां सूरज था, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि धरती एकदम नजदीक होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि धरती सबसे, तो देखो एक समय ऐसा आएगा कि धरती सबसे नजदीक होगी, उसको कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है बेटा, कैसे याद करोगे, अपसौर मतलब अपर जिला अधिकारी, मतलब जिला अधिकारी से भी ऊपर है, और छोटा दूरी कम है तो कैसे जानोगे, उप जिला अधिकारी मतलब एसडीएम, तो उप मतलब छोटा और अपर मतलब बड़ा, ठीक है, याद कर लिए, ठीक है। तो अपसौर क्या होगा, अधिकतम दूरी पर जब होगा पृथ्वी तो क्या कहलाएगा, अपसौर। क्या कहलाएगा, और देखो ये कभी भी जब ये घटना होती है तो न्यूनतम दूरी जब होती है, जब मतलब उपसौर का जब होता है तो यह ठंडी का समय होता है। क्या होता है बेटा, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में कब का होता है, 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी के दिन यह घटना होती है। 3 जनवरी के दिन घटना क्या होती है, वो क्या होती है, उपसौर। किसकी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ठंडी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में ठंडी में अधिक ठंडी नहीं लगता। यही कारण है कि भारत क्या है, स्पेशल है। भारत क्या है, हम ठंडी में किस पोजीशन पे रहते हैं, सूरज से सबसे नजदीक होते हैं, इसीलिए हमारे यहां कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। लेकिन बेचारा, एक तो दूरी भी कम हो गई, और बेचारे ये दक्षिणी गोलार्ध वाले गर्मी तो झेल ही रहे थे, उल्टा और सूरज के पास में आ गए, महा गर्मी लगता है, भीषण गर्मी लगता है। क्या होता है, जनवरी में तो दक्षिणी गोलार्ध में धूप होगा ना, हमारे यहाँ ठंडी, तो हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड नहीं लगेगी, हमारे यहाँ धूप मिलने के कारण धीरा ठंडा, कौन ठंडा लगेगा। अब आ जाओ इधर, हम स्पेशल क्यों हैं, अधिकतम दूरी, अपसौर की स्थिति में अब आते हैं, तो अपसौर की स्थिति में सूर्य से हम बहुत दूर हैं। अब इधर अपसौर की स्थिति कब आती है, 4 जुलाई को। कब आती है बेटा, तो 4 जुलाई में देखो हमारे यहाँ गर्मी होती है। क्या होती है, अभी जुलाई गर्मी हो रहा है ना, अभी तो सितंबर चल रहा है, लेकिन अभी जुलाई में गर्मी था, और यहाँ पर 4 जुलाई में क्या होगी, ठंडी। क्या होगी बेटा, तो देखो कितना ऑस्ट्रेलिया के साथ कितना गड़बड़ है, दक्षिणी अमेरिका के साथ। जब दूरी अधिक है, हमारे यहाँ गर्मी है भारत में, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या है, गर्मी है, और दूरी भी अधिक है, तो दूर से कोई तुमको अगर गर्मी दे रहा है तो पता चलेगा, थोड़ा कम गर्मी लगेगा। लेकिन बेचारा दक्षिणी गोलार्ध में तो ठंडी है ना 4 जुलाई को, हमारे यहाँ जब गर्मी है तो उसके यहाँ ठंडी होगा, नीचे वाले के यहाँ क्या होगा, यहाँ ठंडी होगा, इधर 4 जुलाई में गर्मी यहाँ है तो इधर क्या होगा, ठंडी होगा। और जब यहाँ ठंडी होगा तो एक तो दूर और ऊपर से ठंडी, कड़ाके की ठंड। क्या, तो याद रखना, ठंडी में कड़ाके की ठंडी उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध वाले झेलते हैं बेचारे, और गर्मी में भीषण गर्मी झेलते हैं, और हम लोग ठंडी में कम ठंडी और गर्मी में कम गर्मी झेलते हैं, तो बड़े लाभ में हैं हम लोग, बड़े। तो समझ में आया, सेम यही घटना उपभू और अपभू की है। जब अपभू और उपभू की घटना क्या है, यह खेला किसके बीच है, तो पृथ्वी के बीच है और चंद्रमा के बीच है। यह खेला किसके बीच था, सूरज और पृथ्वी के बीच में। यह खेला किसके बीच है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। तो देखो इसमें भी सेम ऐसे ही है, अपभू जब दूरी अधिक होगी, और उपभू जब दूरी, तो जब दूरी कम होगी तो चंद्रमा तुम्हारे और पास में ला दे तो और बड़ा चमकेगा, तो उसका प्रकाश 14
ज्यादा बढ़ जाता है, लिख लो, और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। कब? उपभू की स्थिति में। उपभू की स्थिति में चंद्रमा 30 गुना अधिक प्रकाश देता है, मतलब और चमक रहा है, और उसी को कहते हैं चांदनी रात। क्या कहते हैं? और चमकता है और भयंकर दिखता है, और इसी भयंकर के कारण उसी दिन चांदनी रात के दिन लोग पागल होते हैं। क्या होते हैं? क्यों पागल होते हैं? बहुत पास आ गया, उसके पीछे लॉजिक है। लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूं इतना सुंदर चांद देखे, और लोगों ने फिल्मों में देखा ही होगा चांद जैसा चेहरा, तो लोग पागल हो रहे हैं, दिखा रहा है कि तुम पागल हो रहे हो चांदनी रात में। वो पागल इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम्हारा चेहरा देख के नहीं पागल हो रहा है, पागल इसलिए हो रहा है कि स्थिति किसकी है? उपभू की। चंद्रमा इतने पास में आ गया है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल, उसका आकर्षण बल, उस पृथ्वी के आकर्षण बल पृथ्वी पर क्या कर रहा है? वह इतना ज्यादा आकर्षण बल लगा रहा है कि उसके दिमाग का पानी उठ रहा है, उसके दिमाग में जो भी हलचल हो रही है इसके कारण से उसका दिमाग स्थिर नहीं है, अनबैलेंस हो रहा है, और वो क्या कर रहा है कि मैं तो पागल हो गया हूं इस चांदनी रात को देखकर। लेकिन मामला कुछ और है, ठीक है। जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे, ज्वार भाटा जब आता है, सॉरी ज्वालामुखी नहीं, ज्वार भाटा जब आता है, तो ज्वार भाटा में सबसे अधिक जिम्मेदार सूर्य का आकर्षण बल नहीं, पृथ्वी का आकर्षण बल है, सॉरी चंद्रमा का आकर्षण बल है, ठीक है। तो उपभू की स्थिति में चंद्रमा क्या हो गया? पृथ्वी के और करीब आ गया, और चंद्रमा 14 गुना बड़ा दिख रहा है, 14% और बढ़ गया है, और 30 गुना अधिक चमकीला दिखाई दे रहा है। चकाचौंध हो जाते हैं हम लोग, होता है वाह कितनी चांदनी रात है, ठीक है। अब देखे हैं अब क्या अपभू में देखते हैं, अपभू में क्या हो जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी उपभू की घटना को क्या कह दिया जाता है? सुपर मून। क्या कह दिया जाता है बेटा? सुपर मून। लिख लेना, सुपर मून। कितना गुना? सुपर मून के दिन कितना गुना ज्यादा चमकीला दिखाई देता है? 30%। कितना बड़ा? इतना बड़ा था, आज इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। मम्मी इतना बड़ा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, मम्मी आओ छत पे देखते हैं। और वही तुम कड़वा चौथ मनाते हो। क्या मनाते हो? बहुत सारे पर्व होते हैं, ठीक है। ये विशेष पर्व क्यों रखे गए हैं? इसीलिए उसका करवा चौथ नाम नहीं है, कड़वा चौथ ही नाम है वास्तव में, है ना। लोग पागल क्यों होते हैं चांदनी रात के दिन? समझ में आ गया? देखते हो कि भूत जो भी होता है ना, कहते हैं कि भूत पकड़ लिया है, चाहे वो क्या, ऐसा भूत नहीं पकड़ लिया है, तुम्हारे दिमाग में खून ज्यादा था, चाहे पानी पियो तभी दिमाग काम करता है। अब क्या हो गया? तुम इसी में पगला गए हो। इसीलिए कहा जाता है घर से मत निकलो जब ग्रहण लगा हो तो, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं अपभू में। अब खूब दूर होगा, और जब दूर होगा तो क्या होगा? चंद्रमा कम चमकीला दिखाई देगा, और जब दूर होता है तो तुम जानते हो रेड मून दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बेटा? जैसे सुबह सुबह देखोगे सूरज को तो लाल दिखाई देगा, शाम को देखोगे तो लाल दिखाई देगा, और पास में देखोगे तो व्हाइट कलर दिखाई देगा। दूर की यह घटना है, यह वर्ड विक्षेपण की यह घटना है। जब पढ़ाएंगे तो किसका प्रकाश बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होता? रेड। कौन सा? वर्ड विक्षेपण में आओगे, लाल प्रकाश बिल्कुल सीधा जाता है, उसमें कोई विक्षेपण नहीं होता है, ठीक है ना। बैगनी में सबसे ज्यादा होता है। बजनी हरिपाला नाला हम बताए थे, बिग्योर पढ़ा जाएगा, हम ऐसे याद किए थे। बजनी हरिपाला नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ठीक है। हरा सबसे बीच का कलर है, तुमसे पूछा भी गया है ना। 7 कलर है ना, श्वेत रंग के 7 कलर हैं, वर्ड विक्षेपण इसको बोला जाता है। तो याद रखना बीच का कौन सा रंग है? हरा। सबसे अधिक मात्रा में हरा है। क्या है? इसीलिए तुम्हारी आंखों को क्या देता है? आराम देता है। क्या देता है? आराम देता है। इसीलिए कभी आंख दर्द करे पढ़ाई करते करते तो जाओ और खिड़की के पास बैठ के पढ़ो, हरियालियों को देखते रहो। जब आंखों में तुम हरा रंग देखोगे तो सुकून मिलता है, ठीक है। और ये आसमान क्यों ऐसा है, नीला क्यों है? बर्ड विक्षेपण के कारण, स्कैटरिंग के कारण। क्या बोला जाता है इसको बेटा? स्कैटरिंग। नीला आकाश, नीला समुद्र क्यों दिख रहा है? पानी का तो कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर भी नीला क्यों दिख रहा है? बर्ड विक्षेपण के कारण, स्कैटरिंग के कारण। क्योंकि किस रंग का प्रसार ज्यादा होता है? बैगनी रंग का। किसका? बैगनी। और लाल रंग का नहीं होता है। इसीलिए दूर है, सूरज का रंग वही है, सब कुछ वही है, लेकिन किसका प्रकाश तुम्हारी आंखों की दिखाई देगा? लाल ही ना हो, बाकी तो सब फैल गया, बाकी सब क्या हो गया? तो हमें कौन सा दिखाई दिया? लाल। तो यही कहा जाता है कि अपभू की समय में क्या दिखाई देगा? माइक छोटा सा दिखाई देगा और लाल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ठीक है। और इसमें तो देखते हो सुबह शाम बहुत बड़ा बड़ा सूरज दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का आकार बड़ा है ये है। अब तुम केवल एक ही रंग देख ही रहे हो। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? तो रेड मून की घटना कब होगी? अपभू में। और फुल मून या फिर सुपर मून की घटना कब होगी? उपभू में। अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है मेरे बच्चों। अब इसके बाद ये खगोल